Welcome to SST Edupedia. I'm Assistant Professor Nishita Singh and today we'll be covering a topic from the subject Foundation Course Part 2. It is for semester 2nd and it is valid for FY BCom, FY BMS, FY BAF and FY BCBI. We are going to do the topic Managing Stress and Conflict in a Contemporary Society. So a contemporary society is the modern society that we live in. आज के ज़माने में हम रहते हैं, हम काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस डेली बेसिस पे फेस करते हैं। आपको भी पता होगा कि जो स्ट्रेस हम आज फेस करते हैं वो पहले के ज़माने में फेस नहीं किया जाता था। Yes, there were other kind of problems such as wars or financial issues, but today we live in a very competitive world. हम लोग कॉन्स्टेंटली काफी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं जिसके वजह से हम लोग डेली बेसिस पे हर मिनट पे स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फेस और मैनेज स्ट्रेस इन द कंटेम्पररी सोसाइटी. But before that, let's understand the types of conflict that we come through in our daily lives. So first is intrapersonal conflict. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हम खुद से ही करते हैं. कई बार हमको डिसीजन मेकिंग स्किल्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है. अब सीन ऐसा था कि पहले के जमाने में चॉइसेस उतनी नहीं हुआ करती थी. इट वॉज इजी टू चूज व्हेन यू ओनली हैड टू ऑप्शंस. ईदर यू ईट द चॉकलेट आइसक्रीम और यू ईट द वेनिला आइसक्रीम. आज तो पान पट्टी फ्लेवर आइसक्रीम है, पानीपुरी फ्लेवर आइसक्रीम है, बटर स्कॉच, मैंगो, एवरी काइंड ऑफ फ्रूट. सो इतने सारे जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं ना तो हमको ढंग से डिसीजन लेने नहीं होता है. एंड इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे अंदर होता है, हमारे माइंड में होता है, खुद से ही जब हम लड़ाई करते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट वी हैव द कॉमन काइंड, द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो जन के बीच में झगड़ा होना. सो एक काफी कॉमन या ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं तो वहां पे दो जनों का अगर कोई माइंडसेट मैच नहीं होता है, किसी एक थिंग को लेके पर्सपेक्टिव्स अलग है, तो कॉमन सा बात है कि झगड़े होते रहते हैं. बट द पॉइंट इज कि उन झगड़ों को इतने लेवल तक नहीं पड़ने देना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एज वेल एज पर्सनली एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करे. एंड देन द थर्ड इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. जब एक ग्रुप का झगड़ा किसी दूसरे ग्रुप से हो जाता है तो हम उसको इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. अब यूजुअली इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम अपने ही अंदर डिसॉल्व करके ले सकते हैं, सॉल्व करके ले सकते हैं. इवन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बिटवीन टू पीपल. बट व्हेन इट कम्स टू इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सबके सामने दिखाई देते हैं, सामने आ जाते हैं. सो इट इज in a way advantageous because it brings out all the problems, but at the same time they are a little bit difficult to handle क्योंकि बहुत सारे लोग and उनके sentiments, emotion, उनके feelings, opinions involved होते हैं. So इसलिए इसको mediate करना थोड़ा difficult हो सकता है. So इन conflicts के बाद जो stress पैदा होता है उसके साथ हम कैसे cope कर सकते हैं, let's try to understand that. Now what is stress? ये word हमने बहुत बार सुना है, लेकिन ये stress होता क्या है? So according to WHO, that is World Health Organization, stress can be defined as any type of change that causes physical, emotional or psychological strain. So जरूरी कि stress मतलब खाली आप जब anxiety feel करते तो वो stress होता है. कोई टाइप का फिजिकल एक्सर्शन, जैसे अगर आप 10-10, 12-12 घंटा मैनुअल लेबर कर रहे हैं तो आपके बॉडी पे जो स्ट्रेन पड़ता है वो भी स्ट्रेस है. इमोशनल, अगर आप बहुत ज्यादा किसी एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में तो वो इमोशनल जो आपका कंडीशन होता है वो भी स्ट्रेस है. साइकोलॉजिकल स्ट्रेन कि आप ढंग से अपने इमोशंस के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इवन दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेन. So stress is your body's response to anything that requires attention or action. कैसे ना, ये स्ट्रेस जरूरी भी है. हम लोग स्ट्रेस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल टैक्टिक. अगर हमें किसी भी चीज का कोई बॉदर ही नहीं होगा, तकलीफ ही नहीं होगा तो हम कभी रिएक्ट ही नहीं करेंगे. इट्स जस्ट लाइक इफ यू डू नॉट अगर आपके बॉडी को आग टच करती है और अगर आप उसको रिएक्ट नहीं करोगे तो आप जल जाओगे. सो वैसे ही स्ट्रेस भी होता है कि जो हार्मफुल या थ्रेटनिंग चीज एटमॉस्फेयर में है, आप जब उसको रियलाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस एक्टिवेट होता है और वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करता है. एंड दैट्स व्हाई वी सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. सो यूस्ट्रेस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करता है, विच इज समटाइम्स नेसेसरी. डिस्ट्रेस जो हम लोग काफी बार एक्सपीरियंस करते हैं, जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, जिसके साथ अगर हम लोग टाइम पे डील नहीं करेंगे देन इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस. So everyone experiences stress to some degree. It is a natural part and parcel of our daily lives. Even though in the contemporary world it has increased to an extent, but ये हमेशा से हमारे biological genes में रहा है. As I explained, it is a survival instinct.
So now that you understand stress, let's see how to cope with stress. So there are two kinds of strategies. First, we'll look at individual strategies to cope with stress. So physical exercise. I don't know if you have heard कि वर्कआउट करने से आप एकदम रिलैक्स्ड एंड काम फील करते हैं. अगर आपने सुना नहीं होगा या ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो कॉमनली वर्कआउट करते हैं, जॉगिंग करते हैं, सिंपली एक मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, वो काफी बेटर वे में डील कर पाते हैं स्ट्रेस से देन द पीपल हु डू नॉट वर्कआउट एट ऑल. And it does not have to be any kind of workout per se. You can even do any kind of physical activity. For example, kabhi-kabhi, I'll give you my personal example. Sometimes when I'm really stressed out, I do all the household chores. मैं घर के सारा काम करने निकालती हूँ, बर्तन धोने से लेके झाड़ू मारने से लेके everything that I can do. And then suddenly I feel very calm. So when your body gets actively engaged in some kind of activity, there is no time for your brain to think negative thoughts. बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर. तो अपने बॉडी को उसको इतना एनर्जी पास करना पड़ता है ना कि वो थॉट प्रोसेस जो है वो फिल्टर हो जाता है और हम लोग नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं रखते हैं. सो नेक्स्ट इज मेडिटेशन. बहुत जनों को लगता है मेडिटेशन इज जस्ट क्लोज योर आइज एंड ओम 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 बोलो, बट दैट इज नॉट मेडिटेशन. मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ फोकस. फोकस मतलब कि यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. इट डज नॉट मैटर आप मेडिटेशन कैसे करते हैं. फॉर मी राइटिंग इज मेडिटेशन. जब मैं लिखती हूँ कोई पोएट्री या कोई भी टाइप ऑफ आर्टिकल, तो मेरा फोकस कंप्लीटली उस एक्टिविटी पे होता है और इसलिए जो बाकी के नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो वापस फिल्टर आउट हो जाते हैं, मुझे शांत फील होता है. So it does not have to be, closing your eyes and chanting Om, Om, Om. Meditation could be anything. Your art, even sleeping could be a form of meditation. It is just that you have to focus in the present moment. अभी पे focus करो. Past आपको anxiety देता है, future आपको worries देता है. So you just focus on the present moment and that is enough to relieve you of your stress. नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग. समटाइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल ट्रेनिंग ले सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए. देयर आर लॉट ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स विच पीपल लर्न. देन देयर आर योगा आसन्स विच पीपल लर्न फॉर रिलैक्सेशन. देन देयर आर सर्टेन what I say therapies which people go to. So you can have these trainings to deal with it on a personal level. Then you have time management. सबसे बड़ा इशू आज के लाइफ का है कि हम बहुत बिजी है, हमारे पास वक्त ही नहीं है. एंड क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हम खुद को वक्त नहीं दे पाते हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन टूडेज वर्ल्ड. वी डू नॉट हैव इनफ टाइम. बट टू बी ऑनेस्ट, टाइम उतना ही होता है. वी हैव टू मैनेज इट. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज ना, हम सब कुछ एक ही दिन में डालने की कोशिश करते हैं. इट इज नेसेसरी दैट वी डिवाइड आवर टास्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. जो टास्क आज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले कीजिए, फिर यू कीप ऑन मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टास्क. हम क्या करते हैं, 150 टास्क एक ही दिन में ले लेते हैं एंड फिर स्ट्रेस होते रहते हैं, अरे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा. सो प्रायोरिटाइज, मेक अ स्केड्यूल. दैट्स व्हाट आई प्रेफर टू डू, कि मैं एक स्केड्यूल बनाती हूँ, एक लिस्ट बनाती हूँ, हर एक इसको थोड़ा थोड़ा टाइम अलॉट करती हूँ. ऑब्वियसली फिक्स नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट देन इट हेल्प्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. Now next we have organizational strategies to deal with stress, but about this I'll talk later in the next slide. We still have more individual strategies to cover. So social support. Man is a social animal. आप हिस्ट्री के हर या पॉलिटिकल साइंस के हर बुक का ये फर्स्ट लाइन पढ़ते होंगे. सो हमारे जो दोस्त होते हैं, फैमिलीज होते हैं, दे हेल्प अस टू कोप अप विद स्ट्रेस. सो सोशल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. मेक श्योर यू हैव अ पॉजिटिव सर्कल अराउंड यू टू हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ नीड. नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल. बहुत जरूरी है सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करना. In fact, it is all about self-control. If you want to manage yourself, be it managing relationships, managing your lifestyle, managing your health, it is all about self-control. Biofeedback. So it is like understanding your body. Your body is constantly giving you signals. So understand those signals and react accordingly. When you are having a headache, understand that you have to take a break. When your body starts to ache, understand that you have to take a break. So your body is sending you signals and you have to listen to them. Networking. Create a good network of people and they will help you in times of crisis. Now see, it is different from social support because social support talks about your friends and family. This networking talks about resourceful people who are around you. These could be work related people, your colleagues. So make a nice network whom you can rely upon.
And then as I said, there are organizational miscellaneous activities which can be done, such as the organization can provide leaves and holidays. They can have events and functions for the relaxation of their team. They can organize some get-togethers and picnics and trips. They can create good and positive working atmosphere for the employees. So in such ways the organization can contribute towards relieving or reducing the stress of their employees. So these are some of the tricks through which we can cope with stress. Next, a very important concept, one which I find very interesting, is Maslow's theory of self-actualization. So Abraham Maslow, now he in the field of psychology, he came up with this pyramid. Okay, so he says that we have these 5 needs. हर human का ये 5 needs होता है. हम लोग बेस से शुरू करेंगे. जो हमारा फर्स्ट नीड है physiological need, then safety and security, social need, ego and esteem need, and then self actualization need. So हमको स्ट्रेस कब होता है? जब हम इन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं. So हर एक नीड का एक स्टेज होता है. जैसे ही अपना बेस नीड कंप्लीट हो जाता है, हम आगे के स्टेज पे पढ़ते हैं. जब तक हम लोग 5th स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते रहेंगे. So let me explain what do we mean by these needs. So physiological needs are your basic needs about food, clothing, shelter. So एक इंसान जिसको खाना भी नहीं मिल रहा है, वो बाकी लाइफ के किसी प्रॉब्लम्स को देखेगा ही नहीं कि उसके दोस्त है या नहीं है, उसको कोई प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है. He does not care about that. जिसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, all he thinks about is food. So और फिजियोलॉजिकल नीड जब तक पूरा नहीं होता है ना, हम ये बाकी 4 नीड्स के बारे में सोचते भी नहीं है. So you have to understand Maslow's theory of self actualization में कि जब हमारा एक नीड फुलफिल होता है ना, तो सेकेंड नीड अराइज होती है. जैसे भाई है ना, आपको एक खिलौना चाहिए, आपको जब वो खिलौना मिल जाता है तो आप सडनली आप नेक्स्ट खिलौना चाहते हो, राइट? आपको अब वो खिलौना नीड फुल नहीं लगेगा, राइट? सो वैसे ही है फिजियोलॉजिकल, वेयर वी टॉक अबाउट आवर फिजिकल नीड्स. देन वी हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. Once our food, clothing and shelter is fulfilled, now we want security. We want to live in a safe environment. We want to live in a safe neighborhood. ठीक है? Then we have social needs. Once we are safe, secure, we have enough food, we have a good home, then we come to a social need कि अब मुझे दोस्त चाहिए, मुझे एक कम्युनिटी का पार्ट बनना है. I want to belong somewhere. I need friends. I need a social circle to hang out with, to share my worries and sorrows with. Then we have ego and esteem needs. Now this is about your ambitions. I want to work towards my career. I want to achieve something. I want to be respected. I want to be known. I want to be famous in the society. So ये नीड तभी आता है जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल होता है, जब हमारा सारा फिजियोलॉजिकल नीड्स भी फुलफिल हो चुका है. एंड देन आफ्टर क्रॉसिंग दिस स्टेज कि चलो आई एम रिस्पेक्टेड इनफ, नाउ आई हैव फुलफिल माय एम्बिशंस, नाउ कम्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. दैट इज नाउ आई वांट टू रीच माय utmost potential. Now I do not care what the society thinks. I do not want to be respected or whatever. वो मेरा फेस पार करके हो गया. Now I just want to reach my maximum potential. It does not matter what the society now thinks. Everything is done. Now I want to see how much capable I am. Okay, so now later on more 3 needs were added to this pyramid, and they were added by Maslow himself, but then he did not really include it in the pyramid. But then we are just going to look at it because today we do come up with these needs as well. So if you can see physiological, safety, social esteem तक सब same है, then suddenly there are 2 added needs, cognitive and aesthetic. So cognitive is your intellectual need कि अब जब मेरा रिस्पेक्टेबल मैं बन चुका हूँ, एस्टीम के बाद आता है कि आई एम अ रिस्पेक्टेड मैन, आई एम नोन इन द सोसाइटी. नाउ आई वांट टू सी माय कैपेबिलिटीज बट इन टर्म्स ऑफ माय इंटेलिजेंस. नाउ आई वांट टू बिकम मोर इंटेलिजेंट. आई वांट टू acquire knowledge and I will keep on pursuing it. Then comes the aesthetic need. Now that I have acquired a lot of knowledge, now I want to experience beauty. I want to read, I want to go to art, see art, I want to go to museums, I want to travel, explore, eat different kinds of food, experience different kinds of culture. So अब इस पॉइंट पे इसलिए आपने देखा होगा अमीर लोग वो ट्रैवल करते हैं, राइट? सो क्योंकि उनके बाकी के नीड्स फुलफिल हो चुके हैं ना, तो अब उनको क्या करना है, एस्थेटिक नीड्स फुलफिल करनी है अपनी. देन कम्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो मैंने बोला कि यू वांट टू सी योर अटमोस्ट पोटेंशियल, कि अब आपकी जो बुलंदी है वहां तक आपको पहुंचना है. एंड देन अबाउट दैट कम्स द ट्रांसेंडेंस नीड, दैट नाउ यू हैव रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल, यू आर डन, तुम्हारे लाइफ का सारा मकसद पूरा हो गया, नाउ यू वांट टू हेल्प अदर्स. सो इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है, सो उनका जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कंप्लीट हो गया, ही रीच एनलाइटनमेंट, ठीक है, बोधि ट्री के अंदर बैठ के.
Then he decided now want to help others achieve enlightenment. Although he was free, he was liberated, जिसको बोलते हैं मोक्ष उनको प्राप्ति हो गई थी, but फिर भी वो यहाँ पे रुके रहे. He decided to help others, so that is transcendence needs. Okay, but now the problem with this pattern is, see, not everybody agrees to the hierarchy. Hierarchy मतलब क्या, एक के बाद एक के बाद एक. So not everybody agrees to the hierarchy. Maybe some people they do not care कि उनके पेट में खाना है या नहीं, but they want to be respected and known in the society. Many people sacrifice their physiological needs for esteem needs. Many people they like to stay alone, so even though they are like they have safety and security needs fulfilled, they won't go to social needs. शायद से वो directly esteem need पे jump करे. Then a lot of people they are satisfied up till social need. उनको उसके आगे बढ़ना ही नहीं है. ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे फेम चाहिए, ना मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई एम हैप्पी इन दिस मच. So कैसे होता है ना, इसका क्रिटिसिज्म ये आ जाता है that sometimes people they do not have all these needs, and even if they have, it does not really mean कि उनका same hierarchy होगा. Sometimes people prefer being successful before and then they prefer having a social circle. So ये criticism मास्लो ने face किया था on the basis of his theory of self-actualization. Now next we have methods of responding to conflicts. Now different people respond to conflict in different manner. मे बी आप लोग देखो कि आप इनमें से कौन से मैनर में एड्रेस करते हो. वी हैव द एड्रेसर्स, कंसीलर्स एंड अटैकर्स. सो एड्रेसर ये लोग होते हैं ना जो एड्रेस करना चाहते हैं कि जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक प्रॉब्लम आता है, उनको सॉल्व करना है. उसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, फर्स्ट स्टेपर्स एंड कन्फ्रंटर्स. सो फर्स्ट स्टेपर्स क्या करते हो, पहला कदम उठाते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम आया है, मुझे इसको अपनी तरफ से सॉल्व करना है. सो दे विल टेक एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव टू डू दैट. नेक्स्ट है द कन्फ्रंटर्स, जो डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली आपको आके बता दूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है. नाउ अंडरस्टैंड, कन्फ्रंटर इज नॉट एक्जैक्टली अटैकिंग यू, दे आर जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट द प्रॉब्लम कि हाँ हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, हम लोग जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है. सो आई बिलीव दैट एड्रेसिंग इज द हेल्दी वे इनटू रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट. बट देन वी डू हैव द अदर टू टाइप्स व्हिच आर नॉट दैट हेल्दी, कंसीलर्स एंड अटैकर्स. कंसील करना मतलब छुपाना. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही छुपाते हैं, रातों को रोएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, लेकिन किसी को दिखाएंगे नहीं. बट इन अ लॉन्ग रन दैट इज वेरी अनहेल्दी फॉर यू एज वेल एज द पीपल अराउंड यू. सो फीलिंग swallowers is actually a very unhealthy pattern of responding to conflict. Then there are subject changes. आपसे कोई पूछ लेगा क्या हुआ तो आप सब्जेक्ट ही बदल देंगे क्योंकि आपको उसके बारे में बात नहीं करनी है. सो इन दैट इज अगेन एन अनहेल्दी वे. देन अवॉइडर्स, सीधा अवॉइड करो, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं चाहिए. मतलब क्या, सबके हाँ में हाँ मिला ताकि मेरा किसी से झगड़ा ही नहीं हो. बट ये भी तो गलत है ना. आप कभी किसी के साथ एक रियल रिलेशनशिप या एक ट्रू रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे अगर आप हमेशा उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे. तो इट इज नेसेसरी कि अगर आप एक प्योर रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप अपने ओपिनियंस भी सामने रख पाए, एंड इन दैट प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट होगा. बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट अवॉइड इट. ओके, एंड देन थर्ड वी हैव द अटैकर्स, जिनको खाली ब्लेम करना आता है. जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है जस्ट अटैक सामने वाला, अपफ्रंट अटैकर, सीधा मुंह पे बोलेंगे तेरी ही गलती है. सी एड्रेसर एंड अटैकर में यही फर्क है. एड्रेसर खाली कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा, अटैकर क्या करेगा, प्रॉब्लम तूने क्रिएट किया, तेरी गलती. सो ये अटैक करना हुआ. देन बिहाइंड द बैक अटैकर्स भी होते हैं, सीधा मुंह पे नहीं बोलेंगे लेकिन दूसरों के सामने जाके बताएंगे कि इसने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया. So if we see, the only healthy method of responding to conflict is by addressing the conflict in a very objective manner, by not taking it too personally and not blaming the other person for it. Okay, now when we do that, then we have three strategies for coping with conflicts. ठीक है, the win-lose strategy, the lose-lose strategy and the win-win strategy. So win-lose strategy मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक जन जीतता है, एक जन हारता है. जैसे अगर दो जनों में झगड़ा हुआ है और अगर मैं जीत गई वहां पे, लेकिन सामने वाले का बिल्कुल मतलब बोलते ना कुछ उसमें फायदा नहीं हुआ, उसको बहुत सैक्रिफाइस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैं तो जीत जाऊंगी लेकिन वो हार जाएगा और हमारे बीच में ग्रज रहेगा. उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा कि हाँ इसने मुझे झुकाया था, मुझे ये सैक्रिफाइस कराया था. सो विन एंड लूज स्ट्रैटेजी, इट इज ओके फॉर द टाइम बीइंग, बट लॉन्ग रन इट इज नॉट हेल्दी. लूज लूज स्ट्रैटेजी, दोनों हारते हैं, दोनों कुछ ना कुछ खोते हैं इसमें. जैसे अगर आप कॉम्प्रोमाइज की बात करें तो मुझे हाफ पे आना पड़ा, आपको हाफ पे आना पड़ा, इसलिए हम दोनों ने कुछ ना कुछ तो खोया है ना उसमें. आर्बिट्रेशन का बात करें मतलब क्या कि हम लोग ने तीसरे को बीच में लाया और बोला कि हम दोनों की प्रॉब्लम आप सॉल्व करके दो, तो वो तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव मेथड बताएगा जिसमें आप भी कुछ खोगे, मैं भी कुछ खोऊंगी.
रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। अगेन अगर एक हम लोग वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो अगेन अगर हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स हमारे हिसाब से नहीं बने होते, राइट, वो तो मैनेजमेंट के हिसाब से बने होते हैं। सो व्हेन यू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ऑब्वियसली यू लूज इन सम वे। And last is the win-win strategy, when we both can win, but it can only happen when we are trying to resolve the conflict and not trying to blame the other person for the conflict. So win-win strategy में क्या होता है कि हम दोनों आपस में बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज इसमें भी होता है बट ऐसे लेवल का होता है कि सामने वाले को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़े ना आपको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़े। So you choose, see, I'm not saying you can always have a win-win situation, nor I'm saying you can always have a lose-lose situation. Sometimes you'll go through all kinds of situations, ठीक है, आपको win-lose भी मिलेगा, lose-lose भी मिलेगा, win-win भी मिलेगा, but you have to try at least your bit कि आप win-win के towards ज्यादा फोकस करें कि आप भी जीत पाए, सामने वाला भी जीत पाए। Okay, so this is all about managing stress and coping with conflicts. In the next video, we'll look at some of the challenges that we are facing as a nation in terms of, development and progress. So here I end with the topic. Thank you.